आज हम एफसीआरए बिल के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी सुर्खियों में है, यानी कि पार्लियामेंट में मानसून सेशन में एफसीआरए बिल पेश किया गया है पास होने के लिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इसका मतलब ये है कि भारत का एक कानून है जिसका उद्देश्य विदेशी धन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की प्राप्ति एवं उपयोग को नियंत्रित करना है ताकि विदेशी धन का उपयोग भारत के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध न हो। यह कानून गृह मंत्रालय द्वारा लागू और संचालित किया जाता है। यानी कि जो विदेशों से फंडिंग की जाती है, यानी कि भारत में जो एनजीओस वगैरह हैं या फिर जो संस्थाएं हैं, कंपनियां वगैरह हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग की जाती है, यानी कि विदेशी पैसा या फिर विदेशी वस्तु वगैरह जो भी फंडेड की जाती है उस पर नियंत्रण लगाना एफसीआरए का काम है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 संसद के मानसून सत्र के विधायी एजेंडे में शामिल है, इसलिए एफसीआरए फिर से चर्चा में है। इसके अलावा सरकार ने एफसीआरए से जुड़े डिजिटल पोर्टल और अनुपालन व्यवस्था में भी सुधार किए हैं, यानी कि इसमें कई सुधार हो चुके हैं इससे पहले भी। और जो मानसून सेशन है संसद का जो अभी जुलाई में स्टार्ट हुआ है 20 जुलाई से, उसमें ये अमेंडमेंट बिल भी आया है। तो ये पहली बार कब आया था एफसीआरए, तो 1976 में पहली बार लागू किया गया था, लेकिन जो एफसीआरए 2010 का था वो 1976 के कानून को बदलकर नया कानून बनाया गया था एंड 1 मई 2011 से लागू हुआ था। जो एफसीआरए 2010 में नया कानून बनाया गया था वो 1 मई 2011 से लागू हुआ था एंड 2020 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। उसके बाद 2026 में फिर संशोधन विधेयक चर्चा में है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो एफसीआरए का उद्देश्य क्या है? विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करना, यानी कि जो विदेश से धन वगैरह, यानी कि जो फंडिंग वगैरह आ रही है उसके प्रवाह को नियंत्रित करना, जो देश में शांति बनाए रखे। यानी कि जो विदेश से धन आ रहा है उसकी वजह से देश में कोई विदेशी नियंत्रण स्थापित ना हो सके, विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना एंड राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा करना, विदेशी वित्त पोषित संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। यानी कि ये एफसीआरए के उद्देश्य हैं, जो भी धन आ रहा है उस पर नियंत्रित किए जा सकें। एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है, तो विदेशी जो फंडिंग है यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो होता क्या है, तो किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त धन, वस्तु, प्रतिभूतियाँ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो जो विदेश से धन आ रहा है या फिर वस्तु आ रही है या प्रतिभूतियाँ आ रही हैं तो उनको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहते हैं और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एफसीआरए बनाया गया है। एंड एफसीआरए रजिस्ट्रेशन किसे चाहिए, तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कौन करता है? जो विदेशी कंट्रीब्यूशन चाहता है वही करता है। उसमें आ जाते हैं एनजीओस, ट्रस्ट, सोसाइटीज़। सेक्शन 8 कंपनी विदेश से पैसा लेना चाहती हैं तो उसे एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या प्रियोर परमिशन चाहिए होती है। यानी कि इन लोगों को जब भी विदेश से कोई पैसा वगैरह चाहिए होता है तो उसके लिए इन्हें एफसीआरए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फॉरेन सोर्सेस कौन हो सकते हैं, यानी कि विदेश से कौन कौन पैसा दे सकता है, तो विदेशी सरकार या विदेशी कंपनी या विदेशी नागरिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कुछ अपवादों को छोड़कर विदेशी ट्रस्ट या फाउंडेशन। यानी कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो किसकी तरफ से होता है, या फिर विदेशी सरकार हो या फिर कंपनी हो विदेशी या फिर नागरिक हो, तो ये सब दिया गया है। अब किन लोगों को विदेशी चंदा लेने की अनुमति नहीं है, तो भारत में एफसीआरए के अनुसार निम्नलिखित विदेशी चंदा स्वीकार नहीं कर सकते हैं: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, सांसद, विधायक, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो ज़्यादातर एफसीआरए के द्वारा दिए गए चंदे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मीडिया से जुड़े कुछ लोग वर्ग, जैसे समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक आदि अधिनियम में निर्दिष्ट श्रेणियाँ। इसके अलावा जो 2020 में संशोधन किया गया था उसकी प्रमुख बातें क्या थी, तो विदेशी धन के
विदेशी धन केवल SBI न्यू दिल्ली मेन ब्रांच के निर्दिष्ट FCRA खाते में ही प्राप्त होगा। 2020 से पहले क्या था कि कोई भी किसी भी फर्जी खाते के थ्रू कहीं से भी पैसा भेज सकता था, उसकी जानकारी नहीं मिलती थी, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसका कोई लेखा जोखा पता नहीं चलता था। इसलिए 2020 में संशोधन किया गया। एक पर्टिकुलर SBI न्यू दिल्ली मेन ब्रांच को ही मेन खाता बनाया गया एंड उसी को FCRA मेन खाते के रूप में रखा गया एंड उसके अलावा किसी और खाते से विदेशी धन को अलाउ नहीं किया जाता है। विदेशी धन को दूसरे NGO को ट्रांसफ़र करने पर रोक, यानी कि जो विदेशी धन विदेश से भारत में आ रहा है वो भारत के एक NGO से दूसरे NGO में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, यानी कि जिस NGO में आया है वही उस विदेशी धन को उपयोग में ला सकता है, किसी और NGO को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई। तो जो प्रशासनिक खर्च है, यानी कि जो भी NGO वगैरह है या फिर कंपनी है जिसे विदेशी धन मिला है, वो अपने विदेशी धन का उपयोग जहाँ तक कर्मचारियों यानी प्रशासनिक खर्च यानी कि कर्मचारियों यानी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स या फिर कंपनी के लोग उन पर खर्च कर देती थी। तो प्रशासनिक खर्च की सीमा पहले 50% थी, यानी कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर से 50% ही खर्च किया जा सकता था। लेकिन जब 2020 के बाद यह संशोधन किया गया कि प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई, यानी कि प्रशासनिक खर्च अब 20% होगा। इससे ये होता है कि कंपनी के लोगों के ऊपर कम खर्च होगा एंड जो पर्टिकुलर काम के लिए विदेशी धन आया है उसका उपयोग होगा, जैसे लोगों की सेवा या फिर किसी चैरिटी में इसका यूज हो सके। प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार पहचान की व्यवस्था, तो पहले क्या था कि कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर दिया जाता था पहचान पत्र के रूप में, लेकिन 2020 के संशोधन के बाद आधार को मेन पहचान पत्र माना गया है, यानी कि आधार पर्टिकुलरली होना ही चाहिए डॉक्यूमेंट में। सरकार को जांच लंबित होने पर FCRA खाते के उपयोग पर रोक लगाने जैसी अधिक शक्तियाँ मिली, यानी कि पहले थोड़ा क्लियर नहीं था कि क्या FCRA खाते के ऊपर क्या जांच वगैरह कर सकते हैं, मतलब चेंजेस किए गए, उसके बाद सरकार के पास अधिक शक्तियाँ आ गई। इसके बाद देखते हैं 2026 बिल के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 अभी प्रस्तावित है, यानी यह कानून बनने की प्रक्रिया में है। अभी मानसून सेशन 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें इस बिल को लाया गया है, तो इसको अभी प्रस्तावित किया गया है, ये अभी पास होगा। तो इसमें क्या प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्यों बनाई जाएगी? तो जो भी NGO वगैरह हैं या फिर सोसाइटी वगैरह हैं या फिर कंपनी वगैरह हैं जो विदेशी धन या विदेशी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ले रही हैं, यदि उनकी FCRA मान्यता रद्द कर दी जाती है तो जो फॉरेन धन है, फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है या फिर जो विदेशी धन वगैरह है उसका क्या होगा, उसके लिए संस्था बनाई जाएगी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो उस पर निर्णय लेगी कि उसका क्या किया जाना चाहिए, आगे कैसे उपयोग में लाना चाहिए विदेशी धन का, क्योंकि FCRA मान्यता रद्द हो जाएगी किसी भी कंपनी या फिर NGO की, तो जो भी विदेशी धन होगा वो इस अथॉरिटी के अंडर में आ जाएगा। इसके बाद ये निर्णय लेगी कि उसका क्या करना है। रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की नई व्यवस्था, तो रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की कोई पर्टिकुलर सही से कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो उसके बारे में पर्टिकुलर व्यवस्था वगैरह बनाई जाएगी। एंड रजिस्ट्रेशन बहाल होने पर एसेट्स वापस मिल सकती हैं, यानी कि आपका FCRA मान्यता रद्द हो जाती है, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फिर से हो जाता है तो आपको एसेट्स वापस मिल सकते हैं, इसी से संबंधित है। संस्था बंद होने पर एसेट्स स्थायी रूप से सरकार की डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में जा सकती हैं। तो पहले बताया था कि FCRA मान्यता यदि रद्द हो जाती है किसी भी NGO या फिर कंपनी किसी और की जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रही है, तो उसके जो एसेट्स हैं यानी कि जो विदेशी धन वगैरह है या फॉरेन कंट्रीब्यूशन है जो विदेशी धन है, तो वो इस अथॉरिटी के अंडर में आ जाएगी जो सरकार बनाएगी। कुछ मामलों में अधिकतम सज़ा 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रियोर परमिशन के तहत मिले विदेशी धन के उपयोग के लिए समय सीमा तय करने का प्रस्ताव है। तो ये सब 2026 के बिल के प्रावधान के अंतर्गत आने वाले हैं। धन्यवाद।